प्रोग्राम सियासी व्यू के साथ यावर हुसैन अपने मोतबर मेहमानों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का जो प्रोग्राम को पसंद भी कर रहे हैं, अपने ख्यालात का इजहार भी करते हैं। बहरहाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है मेरे दोनों मेहमान इस प्रोग्राम की जीनत होते हैं, जनाब आसिम मंजूर साहब और जनाब खालिद परवेज चौधरी। मोहतरम हाज़रीन और नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है और पीडीएम का 14 जमातों का नाम नेहाद मुरब्बा जिस कदर अपना रंग दिखा रहा है और इनके सहूलतकार जिन्होंने ये मुरब्बा तैयार किया और वो हकीम जिसने ये मुरब्बा तैयार किया, आखिर वो भी आहिस्ता आहिस्ता इस मुरब्बे से तंग आ रहे हैं और अब इस मुरब्बे को उल्ली लग गई है जिसको काई कहा जाता है, और उन्होंने ये मर्तबान उठा के बाहर सड़क पे फेंक दिया और अब इसमें से इस किस्म की मुरब्बे से बदबू आ रही है कि पूरी सियासत ही मुल्क की गलाजत से भरपूर हो चुकी है और इसकी स्मेल दूर दूर तक महसूस की जा सकती है। बहरहाल वो हकीम जिन्होंने ये मुरब्बा तैयार किया था, आज वो भी पछता रहे हैं। उनकी चालें, इसको मार्केट में बेचना एक अजीब सी कैफियत और एक अजीब सी कैफियत के साथ साथ सियासी रंग भी पेश कर रही है, जो बदनुमा दाग की तरह एक साफ सुथरे कपड़े पर फैलता चला जा रहा है। हैरत है किस बुनियाद पर उन्होंने ये चाल चली। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तारीख साज जो फैसले आ रहे हैं, कानून और आइन की रोशनी में, वो सभी लोग आप जानते हैं, और वकला बरादरी भी काफी एक्टिव नजर आ रही है। इस सिलसिले में मेरे निहायत मोतबर मेहमान जनाब खालिद परवेज चौधरी से हम ये सवाल करेंगे, लेकिन पहले इस मुरब्बे के बारे में मैं आसिम साहब से पूछना चाहूंगा कि भाई, आप भी महसूस कर रहे हैं कि सहूलतकारों ने ये तैयार तो कर लिया लेकिन अब बेचने से कासिर नजर आ रहे हैं, और जो चाल भी इनको आगे करके चली जाती है वो एकदम से इन्हीं को पांव पर एक कुल्हाड़े की सूरत में आके गिरती है और इनके पांव कटते जा रहे हैं। क्या फरमाइएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और आप दोनों साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। यावर साहब, जो ये हकीम की आपने बात की है ना मुरब्बे की, इस दफ़ा वो पिछले तकरीबन 40 सालों से 38 सालों से 1985 से लेकर अब तक वो मुरब्बा बेच रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा बदकिस्मती के साथ वो फूड अथॉरिटी ने इस मुरब्बे को रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि पहले जो पब्लिक थी वो बिल्कुल वो अंधाधुंध इनको फॉलो करती थी, लेकिन हकीम साहब की जो फकियाँ थी या हकीम साहब के जो नुस्खे थे, वो पहले अवाम जो थी वो जिस तरह भी थी ना, वो मनो ऑन तस्लीम कर लेते थे, उनको खा लेते थे, लेकिन अब अवाम में शऊर आ गया है। आप देखें, ये वही हकीम साहब हैं जिन्होंने 1985 से लेकर अब तक जो पाकिस्तान की, चाहे वो मुआशी सूरत हाल हो, चाहे वो सियासी सूरत हाल हो, या और जिस तरह का भी पाकिस्तान ढांचा है, जो कहते हैं ना कि जो हमारा मुल्क है ये एक जिस्म की मानद है, और जब पिछले 75 सालों से इस हकीम की दवाइयां खा खा कर अब ये कैंसर ज़्यादा हो गया है। तो होना तो ये चाहिए था कि इस हकीम को इंसाफ के दायरे में लाया जाए, क्योंकि अगर आप जो सारी मेडिकल रिपोर्टें आ रही हैं पिछले कई सालों से, वो सब की सब जो लेबॉर्ट्री टेस्ट आए हैं वो यही बताया जाता है कि ये हकीम साहब जो हैं, जो 75 सालों से अवाम को जो मुरब्बे और फकियाँ दे रहे हैं, इनमें जहर और जो है वो जहर भरा हुआ है, और इसकी वजह से जो हमारा जो वतन अजीज है, जो पूरा ढांचा जो है वो कैंसर ज़्यादा हो गया है। तो अब तो ये बनता है, तो पहले तो सब होते थे ना, माल मुफ्त दिल बेरहम साथ खा लेते थे। अब ये सूरत हाल है कि इस हकीम साहब को पकड़कर इंसाफ के इख्तियार में लाया जाए, इससे इसकी क्वालिफिकेशन पूछी जाए, क्या वाकई आपके पास कोई ऐसा कोई सिस्टम है, या आपके पास वाकई कोई डिग्री है कि आप वाकई कौम को जो इतने सालों से जो आप मुरब्बे खिला रहे हैं, चूना लगा रहे हैं,
تو یہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ انہوں نے بالکل کینسر زدہ کر دیا ہے. یاور صاحب آپ دیکھیں کہ جب آپ 1985 میں جاتے ہیں, وہ بھی آپ نے دیکھا تھا غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے, وہ آپ نے کو یاد ہوگا, سارے تاریخ کے طالب علموں کو یاد ہوگا کہ کس طریقے کے ساتھ اس کو وہ پلانٹڈ رزلٹ تھا ان کا پلانٹڈ رزلٹ تھا جو 1985 میں ہوئے تھے, اور جو ساتھ ان کی گولف کی ٹکٹ آنے والے تھے ان کو وزیر خزانہ پنجاب لگا دیا گیا تھا, اور بعد میں ان کو چیف منسٹر پنجاب بنا دیا گیا تھا. پھر آپ نے دیکھا کہ 1988 میں وہی حکیم صاحب نے پھر قوم کا وہ انہوں نے تھوڑی سی ریسپی چینج کی تھوڑی سی کہ شاید قوم کو تھوڑا سا سکون آ جائے, لیکن آپ نے دیکھا وہ بھی کہ وہ بینظیر صاحبہ کو برسر اقتدار میں لائے, لیکن وہ 18 ماہ حکومت چلی. بعد میں پتہ چلا لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد کہ نہیں یار یہ مریض کی حالت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے, اس میڈیسن کو چینج کیا جائے. تو پھر انہوں نے حکیم صاحب نے پھر ایک نیا مربع تیار کیا 1990 میں. تو اس کے بعد جو بھی نواز شریف صاحب برسر اقتدار آئے, وہ پھر یہ پتہ نہیں کیا, یا تو ہیلتھ اینڈ سیفٹی والوں کا یہ ایشو ہے یا فوڈ اتھارٹی کا کوئی پرابلم ہے. جس دفعہ بھی یہ مریض کو یہ مربع کھلاتے ہیں, مریض 2 سے 3 سال کے اندر اندر وہ جواب دے جاتا ہے. اس کی وہ قوم کو تو چونا لگ ہی رہا ہے, لیکن جو پورے کا پورا سسٹم ہوتا ہے وہ بھی بالکل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے. اور آپ جب سب دیکھتے آئے ہیں, یہی حکیم صاحب تھے جنہوں نے 1985 میں مربع کھلایا تھا, 88 میں مربع کھلایا تھا, 1990 میں مربع کھلایا تھا, 1993 میں کھلایا تھا, 96 میں کھلایا تھا, 99 میں کھلایا تھا, 2001 میں کھلایا تھا, 2008 میں کھلایا تھا, 2013 میں کھلایا تھا, 2018 میں کھلایا تھا, اور دوبارہ انہوں نے 9 اپریل کو وہی حکیم صاحب نے وہ مربع کھلایا جس سے پوری قوم جو ہے وہ اس پیشن کا اس مسئلے کا شکار ہوئی ہے. تو یاور صاحب جو مسئلہ یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ایک دفعہ حکیم کو بدل کر دیکھ لیا جائے, کیونکہ 75 سالوں سے ایک طرح کی جو لیبارٹری ہے, ایک طرح کا حکیم ہے جو ملک و قوم کا علاج کر رہا ہے, اور ابھی تک ہر چیز جو ہے وہ ہوتی ہے, لیکن حکیم کی کوالیفیکیشن کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا. لیکن اب انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, اب عوام میں شعور آ گیا ہے, اب پتہ چل گیا ہے کہ نہیں یہ ہر دفعہ جو دوائی میں پرابلم نہیں ہے, جو دینے والا حکیم ہے جو اس کا نقصہ جات ہے خرابی اب اس میں آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جو بھی فیصلہ ہونا ہوتا ہے ہمارے ملک وطن عزیز میں, جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ یاور صاحب چند شخص جو کہ ہم انگلوں پر گن سکتے ہیں, انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں, 2 یا 3 افراد وہ فیصلہ کرتے ہیں بند کمروں میں, اور وہ پوری قوم پر وہ مسلط کیا جاتا ہے. پہلے لوگوں میں اتنا شعور نہیں تھا, سوشل میڈیا کا دور ہے, دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے, اور اس گلوبل ولیج کی سوشل میڈیا دور پر اب ایک ریڑھی والے کو, ایک مزدور کو, ایک ہر رکشہ ڈرائیور کو, ہر ایک جیل نچلی سطح تک ہر شخص کو آگاہی ہے, اس کو وہ پورے حالات سے واقف ہے. اب آپ جو ہے نا وہ چونچو کا مربع نہیں بیچ سکتے, اناف سے اناف وہ بہت کچھ ہو گیا ہے, بہت نقصان کر دیا ان 75 سالوں میں. 75 سالوں میں ہم یقین کیجئے بجائے ہم آگے کو جانے کے, تو دنیا کتنی آگے نکل گئی ہے. شرم کا مقام ہمارے لیے. بنگلہ دیش ہم سے تقریباً سال بعد سیپریٹ ہوا, 30 سال بعد, وہ ہم سے اس کی اکانومی آگے چلی گئی ہے. ہم وہی یو اے ای اور چائنا کا $1 پکڑ کر $2 ارب سعودی عرب کے لے کر ہم $4 ارب لے کر بیٹھے ہیں. ان کی اکانومی $86 بلین پر چلی گئی ہے. انڈیا اور ہم سیم آزاد ہوئے تھے, ان کی اکانومی $631 بلین پر چلی گئی ہے. تو اب وقت آ گیا ہے یاور صاحب کہ انف از انف. آپ نے ہر نسخہ استعمال کر کے دیکھ لیا, خدا کے واسطے جس طرح دیکھیں نا ایک مریض کو اب شفا نہیں آتی تو 2 یا 3 دفعہ اس سے ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, بعد میں جو عقل مند ہوتے ہیں وہی کہی گئے تھے یار ڈاکٹر کو چینج کر کے دیکھ لیا جائے. لیکن اب اس حکیم سے جان چھڑوانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ 75 سالوں والا جو مریض ہے وہ جو 1947 میں پیدا ہوا تھا اب 2023 ہے, 75 سال والا مریض اب اتنا لاچار ہو چکا ہے, یقین کیجئے وہ اب ان جو حکیم صاحب کے ایکسپیریمنٹ ہیں ان کو برداشت نہیں کر سکتا. بہت شکریہ آپ کی تفصیلی جواب کا. خالد صاحب, حال ہی میں پی ڈی ایم کی ایک باوردی گروپ نے, ایک ٹولے نے, ایک ایسا ٹولہ ہے جو دین کے نام پر بچوں کو آگے کرتا ہے, جو دین کو بیچتا ہے, جو دین کے نام پر اپنے مفادات حاصل کر رہا ہے, اور وہ ہے فضل الرحمان ٹولہ. اور اس ٹولے کے جو بچے ہیں جو ان کے مدرسے میں پڑھتے ہیں, باوردی ہو کر
चंद एक अनासिर के साथ मिलकर वो उनको आगे ले आए हैं, यहां तक कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के गेट पर चढ़ने की कोशिश की गई। हैरान हूं, कोई कानूनी चाराजोई नहीं की गई, किसी पर हाथ नहीं डाला गया। दफा 144 भी लगी हुई है, और कहाँ है वो सारा कानून, कहाँ है वो तमाम लोग, कहाँ है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो सहूलतकार तो बन गए हैं, लेकिन ये नहीं समझ पा रहे, ना वो ना उनके दूसरे बड़े बड़े जो उनके रफ़क़ाए-कार हैं, कुछ आवाज नहीं। वो कहाँ है आसिफ ख्वाजा जो इतना बोल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अब क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ है कानून को? कानून तो वही है, लाने वाले भी वही हैं। क्या फरमाइएगा? जी बहुत शुक्रिया यार साहब। यहाँ पर पहली बार ऐसी हुआ है कि 75 साल की मई तारीख में पहली बार ऐसी हुआ है कि अदारों की अंदर ग्रुपिंग हो गई है। क्योंकि अभी आज अगर सुप्रीम कोर्ट की जो बेइज्जती हो रही है, जो इस हालात पे हालात पहुंचे हैं, उसकी वजह ये कि इनके अंदर ग्रुपिंग है। एक ग्रुप है जो काजी फैज साहब को है, और दूसरा है इनका चीफ साहब के साथ जो 8 जजेस हैं, 8-7 का भी है, क्योंकि 17 जजेस टोटल हैं, 2 भी कम है, एक तरफ 8 है, एक तरफ 7 है। इनकी अंदर ग्रुपिंग हो चुकी है। इससे पहले आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, जब भी कोई फैसला हुआ, कोई वज़ीर-ए-आज़म घर गया, नवाज शरीफ घर गया, गिलानी घर गया, और बहुत लोग घर गए, जो भी फैसले हुए आदमी इन्होंने किए, अदालतों ने किए, क्योंकि अदालतें मुतफिक थी आपस में, जजेस की जो है सारी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। कोई छोटे मोटे इख्तिलाफात भी होंगे, मगर वो मुतफिक थी, आपस में इत्तेफाक था। और दूसरा, जब भी कोई ऐसे मामला होते हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, मगर ऊपर से ताकतवर हल्कों का दबाव हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे मुल्क की तारीख ये शो करती है। क्या ख्याल है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है इसका पीछे खड़ी हो, तो किसी की जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक बात कर जाए? वो सिविल जज क्या है, कोई नहीं बात कर सकता, सुप्रीम कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। मगर अब यहाँ ये औकात है लोगों की कि वही जहां दफा 144 लगी हुई है, मौलाना साहब को मनाने की कोशिश की, वो नहीं माने, फिर किस तरह उनके बावर्दी किस्म के जो जत्थे लेके आए, वो लाके फिर उन्होंने किस तरह मरीम नवाज साहब अपने बंदे लेके आई, और किस तरह डायरेक्टली चीफ जज साहब के साथ कहा, आप इस्तीफा दें, इतनी मरात ले रहे हैं, तनख्वाहें वापस करें। इनकी औकात क्या है? कभी इसने लड़ा इलेक्शन काउंसिलर का? इसकी सिर्फ ये पहचान है कि नवाज शरीफ की बेटी है, और ये पहचान है कि अपने सके चचा की जो सीट थी उसको फारिग करके चीफ एग्जीक्यूटिव का एक नया अहदा बना लिया। और यहाँ पर देखें, एक तरफ आप 144 लगा के लोगों को, 3 बंदे जमा होते हैं, उनको उठा लेते हैं, 2 बंदे जमा होते उठा लेते हैं, मारते हैं। और एक अफसोस की बात बताऊं कि लम्स कॉलेज के प्रोफेसर, अपने पढ़े लिखे प्रोफेसर, 16 साल बेटा, 2 बेटे और 1 बेटियों के साथ एहतजाज कर रहा था लम्स के बाहर, और उसको उठा के ले गए, उसकी एक बाजू तोड़ दिया मार मार के। ये पुलिस वाले तो इस किस्म के हो चुके हैं कि क्या उनको ऑर्डर मिले हैं कि आपने जिसको देखना, गाड़ी एक देखनी जाती है, उसको पीएटी का झंडा था, उसको गाड़ी से निकाल के मार रहे हैं। ये पता नहीं यार, ये इनको क्या हो गया, मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो जो मौजूदा सूरत हाल है ना, इसमें एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो जिस मुल्क में जब अदालतों को कहना ना माना जाए, जिस तरह 14 मई का उन्होंने कहा ये इलेक्शन करवाएं, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाए, इसका मतलब यहाँ पर कानून की अमलदारी खत्म हो गई। जब हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अदारा ये फैसला कर रहा है कि आइन के मुताबिक 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं, इन्होंने नहीं करवाए, और ऊपर से क्या कर रहे हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ ये बिल पास कर रहे हैं। और एक और अजीब अहम कारणा सी हरकत की कि जी तौहीने जो है पार्लियामेंट भी है, उसके लिए कानून एक पास कर दिया कि जो लोग तौहीने पार्लियामेंट करेंगे उसको 6 महीने सजा और 10 लाख जुर्माना। और उसकी अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं कर सकते, उसकी अपील आप कर सकते हैं स्पीकर कौमी असेंबली और चेयरमैन सेनेट के बाद। और ये दोनों बंदे जो हैं सियासी लोग हैं, और इनकी ज़ाहिर है जिस पार्टी के होंगे वो अपनी सियासी जो लीडर के सुनेगा।
यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होगी। यहाँ पर उन्होंने लिखा है इंडिविजुअल, कोई भी मेंबर पार्लियामेंट के साथ कोई किसी की जाति ना हो या कोई तनकीद करे, वो करे जी बुला ले जी हमने आपने तहीन की अदालत की। यानी कि ये मुल्क के अंदर सिस्टम को इन्होंने कभी देखा इन्होंने कि अपने मुल्क के लिए कोई अच्छा काम किया हो। अब एक माहौल बना दिया गया है कि रेंजर तलब कर लिया, पंजाब में रेंजर तलब की हुई है, बलूचिस्तान में, पूरे चारों सूबों में रेंजर तलब कर ली गई है। अब खबरें ये भी है कि अब ये ऐसा कर करके अक्टूबर तक ये माहौल ऐसा क्रिएट कर देंगे, इमरजेंसी लगा के 1 साल की एक्सटेंशन ले लेंगे एक और जो एक माहौल मौलाना फजल रहमान ने जो क्रिएट किया, जो वहां पर तकरीरें की, उसके लिए कोई एक्शन नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो बेबस नजर आ रही है, खामोश है, वो क्या करे। उन्होंने तारीख 1 वीक की आगे बढ़ा दी। चीफ साहब ने उनसे कहा अली जफर साहब से कि आप सियासी जमातें आप मिलकर बैठे कोई हल निकालें, इलेक्शन की डेट दी हुई है। देखिए वो इम्प्लीमेंटेशन चीज नहीं हो सकती ना, यहाँ पर आई थी है। तो जो अगर हम देखते हैं, जिस तरह आसिफ भाई ने बड़ी डिटेल से बताया कि इस 40-45 साल से यही लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग जिनके जरिए हुकूमत चली, और एस्टेब्लिशमेंट को एकदम उनके ऊपर ब्लेम भी करते हैं, वो ये करते हैं। और दूसरा ये कि एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम करने के साथ साथ हमारे जो सियासतदान है वो भी एक किस्म के आप कह दें कि नाअहल कह दें या अनमैच्योर कह दें, उनको क्या कहें कि इनसे हुकूमतें नहीं बनती। अगर कोई एक की हुकूमत आती है, कभी तारीख में आप बता दें, कभी कभी किसी जो है किसी ने सियासी जमात ने हार मानी हो, जो भी जब भी इलेक्शन हुआ है, पीपल पार्टी हारी है जी, ये आरओ का इलेक्शन है, जो नून जो जीती है ये उसका इलेक्शन है। यानी कि हर दफा ही हारने वाली पार्टी है वो जवाब पैदा करती है कि जी हमने जीता था तो हमें तो वो दान गिरा दिया गया। हर दफा ही होता है। तो ये जो सियासी जमातें हैं, इनकी ना पुख्तगी है, इनकी ना अहली है, इनकी अनमेच्योरिटी है कि ये दावत देते हैं एस्टेब्लिशमेंट को आप आए, बल्कि ये उनकी जाके खुद बैठते हैं। नवाज साहब की तरीक जिस तरह आसम भाई ने बताई, किस तरह एक जनरल किस के जरिए ये जिलानी के जरिए गए, पहली बार से वजीर तजारत बने, फिर वजीर आला बने, फिर जनीजू को किस तरह छुरा को बॉस की पीठ में और जाके उसको मिल गए, उनको बताया कि आपको ये गिराने वाले हैं। यानी कि तारीफ उठा के देखें, जितने लोग हैं सबको एस्टेब्लिशमेंट ने ही तैयार किया, और देखिए उनके साथ बात बनी या ना बनी। और अब वक्त के साथ साथ कौम में मेच्योरिटी आ रही है, लोग मेच्योर हो रहे हैं, जिस तरह आसमान है, और लोग आगाही आ गई है, बहुत सारी चीजें निकल गई हैं। लेकिन ये अब चाहते हैं कि इस चीज को उस तरीके से मैनेज किया जाए, मगर मैनेज मुश्किल ही नामुमकिन हो गया। अब ये क्या बात है, क्या इमरान रियाज खान को अगवा कर लिया, एक साफी है वो अपना काम कर रहा है, 100 इख्तलाफात है, उसको पहले थाने में बंद किया SHO सियालकोट ने, फिर उसको बंद करके उसके MPO के तहत, कौन सा 19 MPO के तहत, और फिर वो DC के स्पेशल ऑर्डर से मेंटेनेंस ऑफ के लिए, और बाद में उसको छोड़ा, और नामलूम लोग जिन्होंने मुंह मास्क लिए हुए थे वो एक गाड़ी में बिठा के ले गया। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये नामलूम लोग कौन ले गए। मैं आता हूं आपकी तरफ दोबारा इसी मौजू पर। आसिफ साहब, सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ यही काम है कि वो सियासी फैसले करें और हुकूमत की फैसले करें, और अवामी फैसले या अवामी मसाइल के हल के लिए जो फाइलों के अंबार लगे हुए हैं, मेरा ख्याल नहीं कि जज साहब के पास इतना वक्त है कि वो उन मामलात पर भी अपनी नजर डाल सकें। यावर साहब, बात यह है बदकिस्मती के साथ कि जो हमारी अदालतें हैं, अगर आप इनके थोड़ा सा बैकग्राउंड चेक करें तो ये सिर्फ जो मनपसंद फैसले होते हैं या किसी की मंशा और आरा के मुताबिक फैसले होते हैं, उनको ये फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। जिस तरह भी आपने फरमाया, अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड, तो पता नहीं, मेरे ख्याल में 80,000 के लगभग जो केसेस हैं वो सालों से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं, थोड़ा सा देखें, वो एक थोड़ी सा एक जोक बना हुआ सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमारे अदालती निज़ाम के बारे में, कि वो आपने गुज़श्ता कई दफ़ा पेपरों में भी पढ़ा होगा कि एक बंदे को रिहाई मिल गई, लेकिन पता चला
22 रहाई मिल गई, पता चला कि 10 साल पहले तो उसकी या 3 साल पहले उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये तो है कि बंदा अल्लाह बचाए पाकिस्तान की अदलिया से, कसम से, कि आपके जो पेंडिंग केसेस होते हैं वो बंदा उसको फाइट करता करता, हालांकि बंदा सच पर हक पर भी होता है, वो अपने जायज मकसद के लिए उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी बेच जाती है, उसको फिर भी एंड तक इंसाफ नहीं मिलता। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में पहले तो होता था, जिस तरह आपने देखा कि भुट्टो साहब को मौलवी मुश्ताक साहब ने फांसी दी, और वो कोई इतना जवाब नहीं था, वो सारा एक मनगढ़ंत बात थी, और अब तारीख ने उसको साबित भी किया है, लेकिन वो किसके इशारे पर दी थी वो भी सब आपको पता है। तो पाकिस्तान में जो ये हकीम साहब हैं, ये हर इस तरह के जो फैसले होते हैं उन पर ये हमेशा असर अंदाज होते हैं। और जो हमारी अदलिया है, आपने देखा जिस तरह आपने भी फरमाया कि कितने सालों से इतने पेंडिंग फैसले पड़े हुए हैं, और हमारी अदलिया के पास वो टाइम नहीं है। असूली तौर पर होना चाहिए था ना कि मेरिट पे बेस पर सबकी बारी आए, मेरिट पर, तो उस हिसाब से वो केस जो है वो स्टेप बाय स्टेप उनको हैंडल किया जाए। लेकिन आपने देखा कि अब पिछले दिनों में अब कोई अगर केस लगता था तो उसको इवन हमारी अदालतों का मजाक उड़ाया गया कि छुट्टी वाले दिन संडे को अदालतें बंद होती हैं, और वहां जो मकसद का फैसला होता है, जहां से उनको सही मायनों में हड्डी मिलती है, सॉरी टू से, लेकिन ऐसा रियलिटी को वहां अपने मनपसंद अफराद को वो बेल दे देते हैं। लेकिन जो सालों के फैसले पड़े होते हैं वो फाइलों में और फाइलों पर गिरदो गुबार पड़ी होती है, और वो एक रैकेट में वो सारे पड़े होते हैं, उन पर वो पता नहीं कितने सालों के बाद उनकी बारी आती है, और जब बारी आ भी आती है तो बदकिस्मती के साथ उनके पास एक जवाब होता है कि नेक्स्ट तारीख दे दी जाए, या कि मसला बन गया है, जज साहब ऑफ हैं, वकील ने कोई बहाना बना दिया, दूसरा फरीक ऑफ है। तो कई ऐसे केसेस हैं, खालिद भाई ने अपने पिछले प्रोग्राम में भी बड़ी तफसील से बताया था कि कई बंदे हैं इधर वो बाहर के कंट्रीज में हैं, ओवरसीज हैं, जब वो अपने वतन को जाते हैं अपना कोई केस फाइट करने के लिए, तो वो बड़ी चालाक होशियारी के साथ उनको वो केस को एंड अप करके अगली तारीख देते थे। वो बेचारा, उनको पता होता है कि वो दरिया 7 समुंदर पार से अपने इंसाफ के लिए आता है, लेकिन उसको मोड़ दिया जाता है। लेकिन इसके बरक्स आपने देखा जो भी उनके मनपसंद जो सियासी फैसले होते हैं, उनको वो एक घंटों के अंदर, जिस तरह आपने देखा था 9 अप्रैल को, ये पाकिस्तान की तारीख में पता नहीं कोई आसमान से कोई फरिश्ते उतरे थे, या पता नहीं कोई कि कौन सी खलाई मखलूक आई थी कि रात के 12 बजे सारी की सारी अदालतें, सारे के सारे ऑनरेबल जजेस, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो, सारे ऑनरेबल जजेस जिस तरह कहते हैं ना यस बॉस, वो सारे के सारे 12 बजे आकर बैठ के उन्होंने सारी की सारी अदालतें खोल दी थी। क्या था, एक आम शहरी ने दरखास्त दी थी कि मुल्क में कुछ जो प्राइम मिनिस्टर है वो डिसमिस करने वाले हैं चीफ ऑफ आसिम साहब, तो फिर मैं ये कहने का हक रखता हूं और आपकी मौजूदगी में इस प्रोग्राम की वसातत से कि मैं ये कह सकूं बरमला और बड़े धड़ल्ले के साथ कि पाकिस्तान की अदलिया का निज़ाम भी करप्ट है। पाकिस्तान का कोई इदारा जो पब्लिक के साथ मुंसलिक है वो करप्ट है। ये तो मैं कहने का हक रखता हूं या नहीं? बिल्कुल यावर साहब, आपकी बात सही है। मेरी एक बात सुने, जो मुल्क की बुनियादी होती है ना, उसमें अदल इंसाफ जो है ना, वो सबसे जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो अदल इंसाफ होता है। अगर मैं, आप, खालिद भाई या कोई भी हम में से कोई जुर्म करता है, अगर मुजरम को बिल्कुल सजा मिलती है जिस तरह हमारे खुलफा राशिदीन के वक्त में मिलती थी, जिस तरह अफगान तालिबान ने साबित किया, आपके उनसे लाख के खिलाफात हैं, लेकिन अदल इंसाफ के मामले में उन्होंने एक मिसाल कायम की। अगर मुजरम को सजा मिलती है मौके पर, चाहे वो कौन सा अदारा हो, चाहे वो पुलिस का अदारा हो, पाकिस्तान का जर्नैलों का हो, या कोई और पाकिस्तान का कोई सिविल अदारा हो, वो जरूरत नहीं कर सकता। आम आदमी को इतनी पावर होती है कि वो कम से कम उसको पता हो कि मैंने अदलिया में जाना है और मुझे इंसाफ मिलना है। और जो अफसरशाही है, जो ब्यूरोक्रेट हैं, जो सारे के सारे करता धरता है, उनको भी खौफ होगा कि अगर मुझे कोर्ट में जाना, अगर मुझे सजा मिल गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ आप देखिए पाकिस्तान में, वो वहां तो वो अगर आप किसी को कहें कि मैंने कोर्ट में लेकर जाना, तो वो हंस पड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है सारे काली बेड़े बैठी हुई हैं, सॉरी टू से, लेकिन ये एक हकीकत है। यावर साहब, जो पिछले साल यूनाइटेड नेशन ने वो डिफरेंट कंट्रीज की वो एवरी ईयर लिस्ट जारी करते हैं इंसाफ के हवाले से, तो हमारा मुल्क जो था वो 130वें नंबर पर था। 130वें नंबर पर था इंसाफ देने के हवाले में पाकिस्तान का अदालती निजाम। और मैं पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जो न्यूयॉर्क टाइम है, उसने
हमारी सुप्रीम कोर्ट को बिचेस ऑफ द रिचेस कहा था कि ये अमीरों की कुतिया है। तो इतनी बड़ी जो बेइज्जती है, लेकिन किसी हमारे ओहदेदार ने, किसी हमारे वजारत खारजा ने, किसी चीफ जस्टिस ने स्लो मोटो क्यों नहीं लिया? वो स्लो मोटो लेते, वो हमारी वजारत खारजा को कहते, मुतलका दारों को कहते कि हमारी ये तौहीन हुई है, हमारी अदालत हुई है। यहाँ तो कोई किसी को कहता है मुझे इंसाफ नहीं मिला, वो तौहीन अदालत का ठप्पा लग जाता है। लेकिन वो इतना मोतबर तरीन अदारा जो न्यूयॉर्क टाइम, उसने कहा था इतना कि ये अमीरों की कुतिया है और इतनी बड़ी संगीन गाली दी है, 130वें नंबर पर इनका नाम आता है। तो बिल्कुल आपको पता है, मुझे पता है, ये सारी काली बेड़े बैठी हुई हैं। ये एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं सबको तो नहीं कहता, लेकिन 99% जो हैं वो काली बेड़े हैं, और इनके लिंक जो हैं वो हर सियासी जमात के साथ इनके मुंसलिक हैं। जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी कई दफा हमने डिस्कशन हुई थी कि शहबाज शरीफ साहब मलक जस्टिस टीम साहब को हदायत देते हैं कि आपने जरदारी को या बेनजीर को इस तरह से आपने करना है। फिर आपने देखा मसले नबी में जस्टिस अरशद मलिक मरहूम, उसके साथ भी आपने देखा कि किस तरीके उसको उसके साथ डीलिंग होती थी। वो पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस वकार अहमद साहब के साथ भी आपने देखा कि उसके साथ किसने डीलिंग हुई और वो पुरसरार तौर पर वफात पा गया, पुरसरार तौर पर। और जिस तरह बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह हुआ जस्टिस अरशद मलिक साहब के साथ, वो भी पुरसरार तौर पर वफात पा गए। तो जो तो इन ताकतवर माफिया की बातों को मानते हैं, इनकी पसंद के फैसले देते हैं, तो वो तो उनके लिए काबिल कबूल है, उनके लिए हर तरह के दरवाजे खुले हैं, उनके लिए हर तरह की मुराद और अयाशियां का कबूल है। लेकिन जो हक और सच की बुनियाद पर फैसला करने की कोशिश भी करता है, यकीन कीजिए आप लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा कि उनके अहले खाना को उनको धमकियां दी जाती हैं, उनको बताया जाता है फैसला करने से पहले। जिस तरह आपको याद होगा बड़ा मशहूर मरूफ क्लिप राना सनाउल्लाह साहब का, उन्होंने कहा था कि इन जजों ने बाद में इस मुल्क में ही रहना है और हम इनको देख लेंगे। तो जब इतनी बड़ी धमकियां मिलती हैं इतने बड़े सियासी गैंगों की जानब से, तो उनको भी अपने बच्चों का, अपने अहलो याल का, अपने अहले खाना का, उनको अपनी फैमिली का एहसास होता है। तो ये उनको सियासी ब्लैकमेल करके अपने मनपसंद के फैसले दिलवाते हैं। बहुत शुक्रिया इस तफसीली जवाब का। खालिद साहब, ये अदालती निजाम कभी बेहतर हो सकता है या होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, या कभी भी नहीं हो सकता? जी यार भाई, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जुडिशल सिस्टम है, हमारा जस्टिस सिस्टम है, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिस्टम हमारा बहुत खराब है, और उसकी जिम्मेदार हम अदालतों को नहीं ठहराएंगे, उसकी जिम्मेदार सियासतदान है। अब देखें, सियासतदान जो अपनी जात के लिए जो बिल पास करते हैं, कितनी फुर्तियां दिखाते हैं, और जिस तरह भी इन्होंने पार्लियामेंट का बिल पास कर लिया, इससे पहले नैब के को बिल पास कर लिए, और किस तरह चीफ जस्टिस के अगेंस्ट ये लिख रहे हैं, बार बार करारदादी पेश कर रहे हैं। ये अदालत की मजबूती नहीं चाहते ये। तो इससे पहले जितना बड़ा जुडिशल सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जजेस नहीं है, पूरे हर जगह प्रॉब्लम है, जजेस कम है, ये उनको ये मजबूती चाहते नहीं, अदालतों की मजबूती हो। और जब क्यों नहीं चाहते, अभी देखें इन लोगों ने सिस्टम को इस तरह कर दिया है कि अदालतें भी आपस में तकसीम हो गई। अब देखें कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। अब यहाँ पर जत्थे बने हुए, ये कौन, मुस्लिम नवाज का विंग है जी, तहरीक इंसाफ का विंग है, ये पीपल्स लॉयर फॉर्म है, ये यानी कि ये वकीलों के भी जत्थे बन गए। ये एक वक्त था जब मुशर्रफ के साथ पंगा पड़ा है, सारे वकील एक साथ हो गए थे, तो उन्होंने फिर वो मुशर्रफ का जो जिस तरह उसको जो हुआ आप आपके सामने है, किस तरह मिल गए थे सारे, फिर उन्होंने डंडे भी खाए। फिर यानी कि वो तहरीक चली थी जब सब इकट्ठे थे। अब हुकूमत ने और जो ताकतवर लोगों ने कोई ऐसा सिस्टम किया कि अब अदालतें अंदर से तकसीम हो गई। तो बाकी ये जो हमेशा पीपल्स पार्टी का ये शिकवा रहा कि मुस्लिम नवाज को हमेशा अदालतें रिलीफ देती हैं, अदालतों से इंसाफ मिलता है, ये हमेशा उनका शिकवा रहा है। और जिस तरह भुट्टो साहब के साथ जो हुआ, वो भी जिस तरह बताया असम भाई ने। और इसके अलावा तारीख उठाकर देख लें जो हमारी लेकिन जिस तरह भी टूटी फूटी अदालतें, जो भी मर्जी कर लें, मगर यहाँ से इंसाफ मिलता है। भाई ये कह रहे कम मिलता होगा, 60% मिलता होगा या 70% मिलता, लेकिन फिर भी कोई एक उम्मीद पर दुनिया कायम है। जिसको तकलीफ होती है कि से वो अदालत में जाता तो है, जाता है, चले
انہی عدالتوں نے نواز شریف کو بھی فارغ کیا, انہی عدالتوں نے اور بھی بڑے بڑے کام کیے. پھر بھی ایک سسٹم ہے, اور اس سسٹم کی بہتری کے لیے انفارچونیٹلی یہ مسلم نواز کی خاندان نے کی یہ تعریف ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے ایک جنرل صاحب کو, مجھے نام بھول گیا ان کا, ان کو مرسیڈیز کی گاڑی BMW بھیجی, انہیں لینے سے انکار کر دیا, پھر ان کو دشمن بن گئے. تو یہ جو سسٹم ہے, اس کو جو سیاستدان ہے وہ چاہتے نہیں کہ یہ مضبوط ہو. اس کے لیے ہم اگر ان کے اوپر الزام دیں کہ ججز کا, دیکھیں ججز کو تنخواہیں دیتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, ان کے لیے کوئی میکانزم نہیں بنایا, ان کا کوئی ایسا میکانزم بنایا جائے کہ جسٹس سسٹم کیسے ہو رہا ہے اس کے لیے جو فیصلہ ان کے حق میں آ جائے, ان کے لیے نعرے مارتے کہ جی دیکھیں جی یہ انصاف کی فتح ہوگی. جب ان کے خلاف آتا ہے تو انصاف کی فتح نہیں کچھ اور بن جاتا ہے. آپ کے سامنے جب انہوں نے ان کی حکومت آئی ہے, رات کو عدالتیں کھل گئی ہیں. یہ کون سے فرشتے ہیں جو رات کو بھی عدالتیں کھلوا لیتے ہیں؟ کوئی ایسے کوئی ذات ہے ہمارے خلائی مخلوق بھی کہتے ہیں, کوئی کچھ کہتے ہیں, وہ رات کو 12 بجے عدالتیں کھل جاتی ہیں, عدالتیں جو پھر فیصلہ دیتی ہیں اس فیصلے کے بنا پر عمران خان کی حکومت چلی جاتی ہے. اس کے بعد ملک کے اندر انہی عدالتوں کے اگینسٹ, جس عدالت کی محروم ملت حکومت آئی ہے, اب اسی عدالت کے اگینسٹ یہ ان کے اگینسٹ کوئی فیصلہ آیا, انہوں نے کہا الیکشن کا 90 ڈیز کے اندر یہی پارلیمنٹ کے خلاف ہوگی, یہی پارلیمنٹ وہ پیش کر رہی ہے. اور مریم نواز صاحبہ جس کو جو کہ آلریڈی مجرم ہے, ان کی جرم ثابت ہوا ہے, پھر لے کے بیل پہ ضمانت, اور وہ دیکھیں کیا چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ کس طرح بات کر رہی ہیں. اس میں ایک بات تو یہ بھی سمجھ آتی ہے, شہری چاہتی ہوں کہ ہمیں سیاسی شہید بنا دیں, ہمیں نااہل کر دیں, مے بی جو ان کا پلان ہو. اور جس طرح جو بھی حالات یا وہ سب جا رہے ہیں نا, کورٹ اس میں ٹوٹلی, کیونکہ امپلیمنٹیشن جس نے کرنا وہی فیصلے نہیں مار رہا ہے. اب آئندہ آنے والے وقت میں یہ پتہ نہیں کس کس کی قدغن لگائیں گے کہ اب ججز کو کمیٹی میں پیش کرو, اور اگر پسند کے فیصلے نہیں لیں گے جس کو مرضی بلا لیں گے. یہی ہوگا نا آئندہ آنے والے وقت میں, یہی کریں گے. تو اس لیے ہمارا نظام جو ہے وہ اس طرح چلا. اب دیکھیں جب وہاں پر حملہ ہوا لاہور میں اس کے فوجی تنصیبات پر اور جگہ پہ, یہ گورنمنٹ سوئی ہوئی تھی, ان کا کام تھا اس کی پروٹیکشن دیتے. آرمی یہاں پہ کینٹ میں کیسے لوگ کورٹ مارڈر کو پہنچ گئے, کہاں تھی یہ ساری پنجاب گورنمنٹ؟ یعنی کہ یہ ایسی یہ چیزوں کے لگتے ہیں کہ ان کا بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. ایڈمنسٹریشن واقعی ہی سوئی ہوئی تھی. آپ کی طرف میں آتا ہوں دوبارہ. اپنا عاصم صاحب, جناح صاحب کے گھر سے متعلق کان پک گئے ہیں ہمارے یہ چیزیں سن سن کے کہ جناح کا گھر کے اندر تباہ کر دیا, جناح کے گھر کو یہ کر دیا, جناح کے گھر کو وہ کر دیا. پہلے تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے آیا کہ وہ جناح صاحب کا گھر تھا بھی کہ نہیں, یا کسی اور کا گھر تھا جس کو استعمال کر کے مفادات حاصل کر دیے گئے اور کر رہے ہیں. پس منظر کیا ہے؟ سیاسی پس منظر کے فائدے تو ہم دیکھ رہے ہیں, اصل میں اس کا پس منظر کیا ہے اس جناح صاحب کے گھر کا؟ یاور صاحب, جو جناح صاحب کا گھر ہے یہ ایکچولی اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ہندو تھا بنیا موہن لال باشن, یہ اس کی ملکیت تھا گھر یہ. اور 1943 سے پہلے یہ جو گھر تھا یہ برٹش آرمی کے زیر استعمال تھا. 1943 سے پہلے تک یہ گھر جو تھا یہ برٹش آرمی کے زیر استعمال تھا, لیکن اس کا آنر جو تھا وہ موہن لال باشن تھا. 1943 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ گھر خریدا. 1943 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ گھر خریدا, اور ان کی وفات کے بعد یہ 1948 میں یہ محترمہ فاطمہ جناح جو تھی, وہ کیونکہ ان کے نام ٹرانسفر ہوا تھا, انہوں سے یہ گھر جو تھا وہ پاکستان آرمی نے خریدا تھا 1948 میں. تو یہ جب جو گھر 1940 خریدا, اس وقت 1948 سے لے کر اب تک یہ گھر جو ہے یہ پاکستان آرمی کی ملکیت ہے. یہ نام اس کا ضرور جناح تھا, اس میں سے ایک دو کمروں میں وہ قائد اعظم کے جو پرانے وہ تھے کچھ ان کی چیزیں
उनका सोफा वगैरह, कुछ उनकी जो तरीकी चीजें वो थोड़ी सी रखी हुई थी, लेकिन ये बाकी सुनने में तो ये भी आ रहा है आसिम साहब कि इस घर को बेच दिया गया था और बेचने के बाद उनकी फैमिली को, उनकी सिस्टर को पैसे भी दे दिए गए थे। जी जी बिल्कुल, 1948 में जब पाकिस्तान आर्मी ने घर खरीदा था ना, ये पाकिस्तान आर्मी ने ये 1948 से लेकर अब तक ये पाकिस्तान आर्मी की मलकियत है, और मुहतरमा फातिमा जना ने ये घर जो है वो पाकिस्तान आर्मी को बेचा था। ये जना फैमिली का तलक सिर्फ इससे इतना है कि 1943 से लेकर 1948 तक ये उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा, लेकिन बाद में वो प्रॉपर्टी जो थी इन्होंने पाकिस्तान आर्मी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेच दी थी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मिल्कियत था, लेकिन उसके बाद से ये जो है क़याम पाकिस्तान से लेकर बाद तक ये जो है ये जो कोर कमांडर लाहौर है उनकी रिहाइश का डिक्लेयर की गई थी। लेकिन जना फैमिली, अब आप उसको लगा लें कि सालों पहले इसके साथ उनके लेबल लगा दें, सिर्फ और सिर्फ एक अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए, आपको करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप सबको पता है, मुझे पता है, आप सबको पता है, जो हमारे लाहौर के दोस्त हैं उन सबको पता है, यहाँ पर हर तरह की पार्टियां होती थी, शराब शबाब की महफिलें जमती थी, सारा कुछ होता था। जो सारे जो क्लब मेंबरान हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होते। तो यहाँ सिर्फ क़ायद-ए-आज़म का नाम लगाकर इस पर, जिस तरह आप कहते हैं ना कि आप शराब की बोतल पर आबी ज़मज़म का लेबल लगा रहे हैं, तो वो आबी ज़मज़म नहीं बन जाता, नौज़ुबिल्लाह। तो अब ये इस तरह का जो प्रॉपर्टी है आप उस पर क़ायद-ए-आज़म का नाम लगा दें कि ये पवित्र और पाक होगी है, लेकिन जरूर ये उनकी मलकियत था 1943 से 48 तक। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मलकियत है। लेकिन अब ये हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जो सोर्सेज हैं उनके बकौल कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात PTI को बदनाम करने के लिए ये जो हकीम साहब गलत पकियां देते हैं, जो उनकी मरहून मेमत है, कहा यही जा रहा है कि ये जानबूझकर ये करवाया गया है ताकि वो जिस तरह उनके खिलाफ एक अवामी रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो जिस तरह अवाम उनके खिलाफ बढ़ गई है, जिस तरह अवाम, आपने देखा होगा हालिया प्रोटेस्ट हुए हैं, उनके खिलाफ काफी नारेबाजी हुई है एज आ मुहब्बे वतन पाकिस्तान ने। ये एक अच्छा शिगुन नहीं है। मुझे पता है आप, मैं, खालिद भाई, हम एक मुहब्बे वतन पाकिस्तान नहीं है और हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन ये जो है, जो पूरे का पूरे एहतजाज हुए हैं, आप सबको पता है, ये ना तो PTI के कारकुनों ने करवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अवामी हमदर्दी हासिल करने के लिए और सारे का सारा मलबा उन पर डालने के लिए, क्योंकि जो इनका लंदन प्लान था उसका यही था ना कि पिन पॉइंट के ये PTI को उन्होंने क्या कहते हैं उसको, उनको इन्होंने नाअहल करार करना है। सीधा गवर्नर, जो साबका गवर्नर पंजाब है, लॉयर भी हैं, लतीफ कोसा साहब, उनसे किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि मैं इस हाउस में कई दफा मैं गया हूं एज अ गवर्नर, और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग और इतनी मजबूत है, इतने आसार इतने मजबूत है कि अगर आप कहें ना आम शहरी जाएं, आगे लगा दें, इट्स इम्पॉसिबल। वो मतीउल्लाह जान से उनसे सवाल किया था, उन्होंने कहा फिर किया किसने है? उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, उन्होंने कहा जिन नामलूम अफराद ने आपको उठाया था, ये उन्हीं नामलूम अफराद ने किया है। तो उन्होंने कहा कि इसकी जो सिक्योरिटी है वो इतनी सॉलिड और स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है, वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती। यावर साहब आप देखें, आप कहीं AC के दफ्तर में चले जाएं, तहसील में DC के दफ्तर में चले जाएं, आप कहीं SP के ऑफिस में चले जाएं, DPO के ऑफिस में चले जाएं, वहां पे सिक्योरिटी होती है। तो ये तो कोर कमांडर जो कि पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं, है ना, जो पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी माफिया है, जो उनका हेडक्वार्टर है ये। तो ये किस तरह मुमकिन है कि एक आम शहरी अंदर जाएं और सारे आगे लगा दे? इट्स इम्पॉसिबल। बहुत शुक्रिया आपके तफसीली जवाब का। मोहतरम नाजरीन, आपने देखा कि सियासत और मफादात, ये जो सियासी लोग हैं अपने मफादात के लिए क्या से क्या कर देते हैं, सिर्फ अपना मफाद हासिल करने के लिए। सियासत में एक ये शुगून भी होता है कि ना बड़ों को देखा जाता है, ना उनके बड़ों को देखा जाता है, सिर्फ अपना मफाद हासिल किया जाता है। कुछ जाती मफादात होते हैं, कुछ सियासी मफादात होते हैं। अब लोगों को भी पता है और पता लग गया है। आज की इस डिस्कशन में दो चीजें वाज़ेह हो गई, जिस पर बिला धड़क मैं ये कहने का हक रखता हूं कि हमारा निजाम, खा किसी किस्म के दफ्तर से ताल्लुक हो, आपका, हमारा या वहां पर बैठने वाले लोगों का, हर इदारा करप्ट है, मफादात की जंग है, हर इदारा अपना काम करने से कासिर है। यूं ही आप किसी दफ्तर में जाते हैं
آپ کا کام نہیں ہوتا لین دین کے سوا۔ کتنی مایوب بات ہے۔ اور وہ لوگ جو نظام چلانے والے ہیں وہ اس چیز کے عادی ہیں، لیکن افسوس کہ مثالیں دیتے ہیں وہ یورپ کے جمہوریت کی۔ جمہوریت کا نام انہوں نے سیکھا ہوا ہے، اپنے مفادات کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن عوام کی آنکھیں کھل چکی ہیں۔ عوام اب 1958 والی نہیں ہے، اب عوام 2023 والی۔ لہذا ان حکیموں کو، ان لاغر حکیموں کو اب یہ چاہیے کہ براہ مہربانی ہوش کے ناخن لیں، ملک کی مفادات کا سوچیں، قوم کی مفادات کا سوچیں، اپنے مفادات کو کچھ دیر اب پیچھے رکھ دیں۔ بس اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستانی ہیں، پاکستان کے لیے ہم جو دیار غیر میں بیٹھ کر یہ سب کچھ کاوشیں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پر لوگ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہوش کے ناخن لینے کی ان کو ضرورت ہے جو نظام اور حکومتیں چلا رہے ہیں، اور ایسے مربع سے گریز کریں جس سے ملک کی نقصان ہو۔ یاور حسین کو اپنے معتبر مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے گا اگلے ہفتے تک کے لیے۔ اللہ نگہبان۔